Good evening, dear students, and welcome to your own learning platform, Infinitive Learning Point। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की ईवीएस की क्लास को। और आज की क्लास में हम कुछ विविध प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपके सीटेट के फैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे और सीटेट के सिलेबस से हटकर कुछ एक्स्ट्रा जो एसएसटी वाला पोर्शन होता है, साइंस वाला पोर्शन होता है जो कि ईवीएस के अंदर इंक्लूड रहता है, जो कि हमारे स्टेट टेट के एग्ज़ाम जैसे कि यूपी टेट, एमपी टेट, एस टेट की तैयारी आप कर रहे हो, आप एच टेट की तैयारी कर रहे हो, झारखंड शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि जो पर्यावरण है वो एक एकीकृत विषय है। अब इसमें आपका साइंस भी आ जाएगा, आपके आसपास का पर्यावरण भी आ जाएगा, समसामयिक चर्चाएं भी आ जाती है, समाज से जुड़ी हुई कुरीतियाँ भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो स्टेट टेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो सिलेबस होता है वो ईवीएस का थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, तो इन सब चीज़ों को भी हमको देखना रहेगा। सभी प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ये हमारी यूनिट 18 स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले 17 यूनिट्स जो हैं वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। हम बिल्कुल यूनिट वाइज चल रहे हैं। जो सिलेबस आपका दिया गया है एजुकेशनल बोर्ड के थ्रू, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, बताइए। 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, या फिर 13 नवंबर 1949 को। आंसर आपका रहेगा 24 जनवरी 1949 को। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा थ्योरी और या फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, उससे हमारे और भी प्रश्न तैयार होते हुए चलेंगे। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। देखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण दत्त ने की थी, उस सभा में इसको गाया गया था, है ना। तो सबसे पहले इसको 1911 में गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। इसके गायन का जो समय है वो 52 सेकंड है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के रूप में जो है वो इसको प्रकाशित किया था। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट आ गए हमारे। एक तो ये हो गया, ठीक है, देन 52 सेकंड वाला हो गया, फिर इसका प्रकाशन कब और कहाँ और किस रूप में किया गया था वो हो गया, तथा 1919 में गुड मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपके राष्ट्रगान से संबंधित हो गई। अब इसके बाहर राष्ट्रगान से कोई प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ से हमारे 3 से 4 प्रश्न जो है वो तैयार हो गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अच्छा, कुछ फैक्ट हम जान लें राष्ट्रगान के बारे में। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रगान है वो जन गण मन है। इसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया था। 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। संपूर्ण गान की जो अवधि है वो 52 सेकंड होती है, ठीक है। इसके अलावा 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसको सबसे पहले गाया गया। 1912 में इसको तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता के रूप में इसको प्रकाशित किया गया, और अंग्रेजी में जो इसका अनुवाद किया गया था वो गुड मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से 1919 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है हमारा कि पुष्कर मेला जो है वो कहाँ आयोजित होता है। तो पुष्कर मेला हमारे भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में जो है वो इसका आयोजन किया जाता है। पुष्कर मेला को रंगीला मेला, है ना, रंगीला मेला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो मेला आयोजित होता है बहुत सारे विदेशी पर्यटक इसमें आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में हम कुछ और भी जान लेते हैं। तो देखिए फैक्ट देखते हुए चलेंगे। तो पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान के अजमेर में आयोजित होता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है वो पुष्कर है। यहाँ सरोवर है। यहाँ पे ब्रह्मा जी का जो है वो
मंदिर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा को जो है वो यहाँ पे मेला आयोजित होता है, जहाँ पे बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक आते हैं। हजारों हिंदू लोग जो है वो इस मेले में आते हैं। ये पवित्र पुष्कर झील में स्नान करते हैं। इस समय यहाँ पर पुष्कर मेला आयोजित होता है। हर साल कार्तिक महीने में यहाँ पर पुष्कर ऊंट मेले का जो है वो दुनिया में अलग ही पहचान दी गई है, और यहाँ पे आपको राजस्थानी संस्कृति देखने को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तो आंसर आपका हो जाएगा 5, पर इसके बारे में हम कुछ और भी जानेंगे। तो 5 तो आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 5। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है, और इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 स्थायी और अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। देखो तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो 15 होते हैं, पर 5 इसमें स्थायी होते हैं, इसलिए यही पूछा गया था, और 10 इसमें अस्थायी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। सॉरी, ठीक है, इसको कैसे भी शॉर्टकट ट्रिक से याद रख लो। और अरबी है ना, एक तो अरबी है ना, अरबी फ्रेंच करके याद रख लो तो याद हो जाएगा। च से आपका चाइना हो जाएगा, फ से फ्रांस हो जाएगा, यह अरबी से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन बन जाता है ना। कुछ भी आप शॉर्टकट ट्रिक इसमें बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उसको किस देश से लिया गया है? जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएस से यानी अमेरिका से, या फिर यूएसएसआर से? तो आप सभी जानते हैं रूस से लिया गया है इसको, तो आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है ना, यानी कि सोवियत संघ रूस है ना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है ना, तो यूएसएसआर रूस से लिए गए हैं, ठीक है। भारत के जो संविधान है इसमें मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है। भारत के संविधान में चाहे ना उसका जो संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत जो है वो इनको रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11, ठीक है ना। और इसमें जो है वो प्रत्येक भारतीयों को जो भी काम करने हैं अपने भारत के प्रति उसके बारे में चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बताइए, जिनेवा में, हैग में, न्यूयॉर्क में या फिर पेरिस में? तो आंसर आपका हो जाएगा हैग यानी नीदरलैंड में ये स्थित है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हैग नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर या फिर ग्वालियर? तो आंसर आपका रहेगा भोपाल, है ना। यहाँ पर 7 तालाब जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, भारत का हृदय प्रदेश कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में जो देश विदेश से जो पर्यटक हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्थल हैं। यहाँ पर आपको जो है वो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य भी मिल जाएगा, जहाँ पर खुले में जो है वो जीव जंतुओं को रखा जाता है। सर्प उद्यान भी है यहाँ पर, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, भारत भवन, है ना, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है, झीलों का शहर कहा जाता है। लोकल लेक, लोअर लेक, अपर लेक, है ना, जैसे यहाँ पर कई सारे आपको तालाब देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अच्छा, आपदा, अब है ना, आपदा प्रबंधन जो है वो भी, उसका कार्यालय भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका? तो अक्षांशीय स्थिति को देखते हुए जो है क्रिसमस का जो त्योहार है वो गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, ऐसा क्यों है भाई। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्योहार मनाया 25 दिसंबर को ही जाता है। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में आपको मई जून में मिलेगा, मनाया वहाँ पे दिसंबर में ही जाता है। पर इसका कारण ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आपको पता है हमारी पृथ्वी जो है वो भूमध्य रेखा के कारण दो भागों में विभक्त है, एक तो उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो ऑस्ट्रेलिया जो होता है वो हमारे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और दिसंबर का जो महीना होता है तो इसकी गोलार्धीय स्थिति के कारण दिसंबर में यहाँ पर गर्मियाँ होती हैं। ठीक है ना। तो जो अगर हम बात करें तो जो दिसंबर का महीना होता है वो गर्मियों का पहला महीना होता है यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर 29 फरवरी तक होती है। क्रिसमस जो है वो ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है और इस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है और 25 दिसंबर को पड़ता है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। राज्यसभा में होने वाली सभी सभाओं की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो आंसर आपका रहेगा इसका क्या? हमारे भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है ना, वो राज्यसभा के अध्यक्षता करते हैं। चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो राज्यसभा जो होता है वो भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। देखिए ये कभी भी स्थायी सदन है ना। ये संसद जो है वो स्थायी सदन होता है संसद का, कभी भी भंग नहीं होता है ना, कभी भी भंग नहीं होता है ये। इसमें जो है 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने अलग अलग महत्वपूर्ण काम किया है उससे संबंधित जो है वो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुन सकते हैं। तथा अन्य जो 238 सदस्य जो होते हैं उनका चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य 2 साल में जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। यही कारण है कि ये सदन कभी भी भंग नहीं होता, ये स्थायी सदन है, क्योंकि हर 2 साल में हर 2 साल में जो है वो इसमें 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं ना, फिर वो आगे 2 साल कंटिन्यू रहते हैं, तो ये कभी भी भंग नहीं हो पाता है। भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल, सभापति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। उसका चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है, जिसमें दोनों सदन जो है वो हिस्सा लेते हैं। ठीक है। और कौन कौन से 3 सदन होते हैं हमारे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। तो ये 3 जो हैं मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? बताइए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? 4 वेद है ये, तो कौन सा प्रथम कौन सा है? तो हमारा ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद हमारा प्रथम साहित्यिक स्रोत है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो देखिए, भारत का सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो हमारा ऋग्वेद है। इस ग्रंथ में इंद्र को श्रेष्ठ देवता माना है। 4 वर्णीय सिद्धांत जो है वो सर्वप्रथम इसी जो है वो पुस्तक में लिखा गया। 4 वर्ण समझते हैं ना आप, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, है ना, वही की बात कर रही है। सर्वप्रथम इसी पुस्तक में 10वें मंडल यानी कि पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में लगभग 1028 सूक्त हैं तथा 10 मंडल स्थित है, तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? प्रतिभा पाटिल, पद्मजा नायडू, किरण बेदी या फिर हंसा मेहता? तो आंसर आपका रहेगा किरण बेदी। चलिए, भारत की प्रथम महिला IPS जो कि 1972 के बैच की हैं वो किरण बेदी जी हैं, और ये वर्तमान में, अच्छा अब तो ये फैक्ट बदल गया है,
ठीक है ना, इस फैक्ट को तो हम याद नहीं रखेंगे, अब तो ये कहीं के भी राज्य का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं हम। तो भारत की प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय, यहाँ पे भारतीय गवर्नर जनरल की बात हो रही है, तो सी राजगोपालाचारी। भारत की प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और बात करें हम भारत की प्रथम प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और प्रथम शिक्षा मंत्री तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता तो सबसे पहले भारतीय जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। प्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें की नोबेल पुरस्कार मिला था तो वो भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को मिला था, रमन प्रभाव के लिए इनको, ठीक है। आगे चलते हैं, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा पाटिल। पहली महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी। पहली महिला गवर्नर तो सरोजनी नायडू जी। प्रथम जो है वो मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला स्पीकर तो मीरा कुमार। प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता तो मदर टेरेसा, ठीक है। प्रथम भारत रत्न से सम्मानित महिला तो इंदिरा गांधी जी थे। और पहली महिला आईपीएस तो किरण बेदी जी। भारत की सबसे बड़ी झील तो वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला तो सोनपुर बिहार में। भारत का सबसे ऊंचा बांध तो भाखड़ा बांध है जो कि सतलज नदी पंजाब में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड जो कि महानदी उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जो जोग कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। भारत की सबसे लंबी सड़क ग्रेट ट्रंक रोड है जो कि शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार तो भारत रत्न है। भारत का सबसे बड़ा बहादुरी का पुरस्कार परमवीर चक्र है जो कि मरणोपरांत मिलता है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील उड़ीसा में। भारत के लिए की डेल्टा सहित सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा नदी। तो ये कुछ फैक्ट थे जिसमें हमने सबसे बड़ा और सबसे प्रथम के बारे में जाना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक, तो ये आंसर आपका रहेगा गुरु नानक देव, है ना। पहले ये हमारे सिख धर्म के प्रथम गुरु भी हैं तो गुरु नानक देव जी। इनके बारे में जानेंगे तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना जो है वो पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर 1469 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर मदन मोहन मालवीय? आंसर रहेगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में जो है वो बम्बई में आर्य समाज की स्थापना भी की तथा इनका वाक्य था वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है, बिहू जो है वो भारत के किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम या फिर उत्तर प्रदेश? तो आंसर असम रहेगा इसका, आप सभी जानते हैं, तो अपने सी-टेट का फैक्ट आ जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च जो है वो कहाँ से आई, बताइए। आंसर रहेगा दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका से।
चलिए अगला आगे देखेंगे। तो मिर्च का जो मूल उद्गम है वो अमेरिका के मैक्सिको में माना जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी दक्षिण अमेरिका से ही आए थे। मिर्च यानी कि कैप्सिकम वंश के एक पादप का फल है। यह सोलेनेसी कुल का सदस्य है। स्वाद में तीखा, गूदे की मात्रा के अनुसार जो है वो इसका उपयोग शिमला मिर्च और मसाले वाली मिर्च के रूप में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपका कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व धूप में सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? बताइए। तापमान में वृद्धि के लिए, धूल के कण हटाने के लिए, नमी को हटाने के लिए, या फिर अचार को स्वादिष्ट बनाने। तो किसी भी चीज को सुखाते क्यों हैं हम? ताकि उसके अंदर की नमी हट जाए। चलिए अगला प्रश्न है। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 साल पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का ये क्या कारण हो सकता है? बताइए। पेड़ों तथा उनके आसपास के स्थानों को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारी बोरिंग लग गई हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में नल होने के कारण अब कोई कुएं से पानी नहीं भरता है। बताइए क्या रहेगा? 1 और 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 1 सही है। तो इसका जो मेन कारण है वो 1 और 2 रहेगा, है ना। तो ये इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म में डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी। आपकी मृत्यु के समय वो कौन थे? बताओ। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे भाई? जब वो कौन थे वो? तो वो भारत के वो थे हमारे भारत के तीसरे, है ना, तीसरे राष्ट्रपति थे उस टाइम पर। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल जो है वो 67 से लेकर 69 तक रहा। राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान उन्होंने 3 मई सन 1969 को इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक पुस्तक भी लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पे उभरे बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित है 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 पे या 4 पे। तो ब्रेल लिपि में जो होता है वो 6 बिंदुओं पर ही आधारित होती है ना। उभरे हुए बिंदु होते हैं जिनको छूकर जो है वो दृष्टिहीन व्यक्ति पढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं। तो ब्रेल लिपि जो है वो नेत्रहीनों के पढ़ने की एक लिपि है। इसे स्पर्श करके जो है वो पढ़ा जाता है। इसका आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल जो है वो इसे 12 बिंदुओं के स्थान पे 6 बिंदुओं का प्रयोग करके 64 अक्षरों की जो है वो इन्होंने लिपि बनाई। आगे चलते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जो है वो टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं? उन्हें इसे खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। बताओ क्या रहेगा? तो आंसर हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के राज्य में लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि क्या है? देखो अब मधुमक्खी पालन कब होगा? जब फूल खिलेंगे, तभी तो मधुमक्खी पालन शहद के लिए किया जाता है। शहद किससे बनेगा? फूलों के मकरंद से, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अक्टूबर से दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन के में बिहार भारत के सबसे अग्रणीय राज्य, अच्छा ये बता दिया ना मैंने आपको। चलिए
आबू धाबी के विषय में सही कथन का चुनाव करो। बताओ भाई, ये रेगिस्तानी इलाका है। आबू धाबी में पेट्रोल जो है वो पानी जो है वो पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। आबू धाबी की मुद्रा जो है वो दिनार है। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन आपका गलत है, वो ये दिनार वाला हो जाएगा। बाकी आपका ए, बी और सी जो है वो बिल्कुल सही है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल लिपि मोटे कागज पर उभरे बिंदु हैं। हाँ, बिल्कुल सही है भाई। इसमें 8 बिंदु हैं तो नहीं, ये नहीं है। इनमें नुकीले औजार से बनाई जाती है और उभरे हुए, हाँ, तो ये दोनों भी सही हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा कहाँ पर दे रखा है हमें? पहला, तीसरा और चौथा तो ये रहा डी में। नहीं, ये सॉरी डी नहीं, ए में। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन का चुनाव करना है हमें। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी का रहता है क्या? लीची के फूलों पर मधुमक्खी को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। बताओ क्या आंसर रहेगा इसका? देखो, इसमें ये पहला वाला तो हटा ही दो। तो जिसमें पहला है वो तो हो ही नहीं सकता आंसर, तो ये दोनों तो आप हटा ही दो। अब बताओ। हाँ, तो ये सही है, क्योंकि अब जब शहद का उत्पादन तो 12 महीने ही किया जाता है। अब 12 महीने फूल तो मिल नहीं रहे, तो अब चीनी के घोल बनाकर भी जो है वो आर्टिफिशियली तरीके से बनाया जाता है शहद। चलिए, अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कैसे करेगी? पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता से, बहुत बात करता है, हाइपर एक्टिव है, या फिर आक्रामक है? ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे बच्चे के अंदर जो मानसिक तनाव है उसका पता लगा पाएगी? तो आंसर रहेगा आपका आक्रामक व्यवहार उसका, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे कि कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? यूरिया, पोटाश, फॉस्फेट या कंपोस्ट? तो जो कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट भी जिसे कहा जाता है, ये जो है ये एक जैविक खाद है। चलिए अगला प्रश्न है, एनसीटीई का उद्देश्य क्या है? शिक्षालय खोलना, शिक्षालयों में शिक्षा का स्तर बढ़ाना, शिक्षा में शोध कार्य को बढ़ावा देना, या फिर शिक्षालय को अनुदान देना? बताइए। तो एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि डीएलएड, बीएड जैसे एग्जाम करवाती है ना। तो ये शिक्षालय के शिक्षा के स्तर को बढ़ाना इनका काम रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत के रचयिता, गीत पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, इसके बारे में जानेंगे। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे और स्वदेश आंदोलन 1905 के समय ये गीत इन्होंने एकता के प्रतीक के रूप में लिखा था। इसके बारे में कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं राष्ट्रगीत के बारे में, कि भारत का जो राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है, और आनंद मठ इनकी एक रचना थी जिसमें इन्होंने लिखा था, और इसको 22 मार्च 1957 को जो है वो राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। इस गीत का प्रथम पद ही राष्ट्रगीत के रूप में लिया गया है, मतलब पूरा नहीं गाते हैं हम, केवल पहला पद ही गाते हैं। अब राष्ट्र चिन्ह कहें तो सम्राट अशोक का जो सारनाथ का जो लौट स्तंभ है वो हमारा राष्ट्र चिन्ह है। आपको पता है 4 शेर जिसमें होते हैं, 3 सामने दिखाई देते हैं, एक पीछे होता है, वो दिखाई नहीं देता है। देन इसमें पीठ से सताए जो है वो 4 सिंह हैं, है ना। इसमें चक्र हैं और एवं चक्र भी है, अशोक चक्र भी इसमें दिखेगा। चक्र बाईं तरफ और अश्व और घोड़ा जो है वो दाईं तरफ, बेल और सांड है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसका 26 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया था, है ना, ये चिन्ह के रूप में। चलिए, राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो हमारा कौन सा है? शक संवत, है ना। ये कनिष्क के द्वारा 78वीं ईस्वी में जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी। 22 सितंबर 1957 को इसको स्वीकार किया गया। उसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, स्पर्श गंगा अभियान, तो गंगा की स्वच्छता के लिए, है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि गंगा नदी के जल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत है? तो भारत का जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ पर पानी पंचायत स्थित है।
चलिए, कब शुरुआत की गई थी? तो 1972 में। चलिए, अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा ये कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्नों को हम रखेंगे। आगे की क्लासेस में भी इसी तरह के विविध मिसलेनियस क्वेश्चंस चलेंगे आपके। देखिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए, क्लासेस से जुड़े रहिए। आपकी कंप्लीट जो तैयारी है वो इसी चैनल पे, यहीं पे जो भी आपके रहेंगे, मैथ्स हम पढ़ ही रहे हैं, हिंदी हम पढ़ ही रहे हैं, ईवीएस पढ़ ही रहे हैं हम। इसके अलावा हम सीडीपी के भी सेशंस को स्टार्ट कर देंगे। रहा आपका इंग्लिश का या संस्कृत का, तो संस्कृत तो खैर मैं पढ़ाऊंगी नहीं, बाकी इंग्लिश पेडागोजी में करवा दूंगी। अगर जो भी बच्चे, मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो है वो इंग्लिश से भरते नहीं, सभी संस्कृत लेते हैं, ठीक है। तो ग्रामर तो दोनों की सेम ही रहती है, हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। तो बाकी के जो भी आपका है, जो आपका 95% जो है वो यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बिल्कुल यूनिट वाइज पढ़ेंगे। जो चीज़ें आपको दी जाती हैं अलग अलग बुक्स में, वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अलग अलग बुक्स से भी आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। इससे पहले भी कई सारे सेशंस जो हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डले हुए हैं, उनसे भी आप रिवीजन करते रहिए। लगभग 3000 प्रश्न जो हैं वो सीडीपी के मैं करवा चुकी हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ से रिवीजन करते रहिए, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला है ना। सीडीपी वही है, वही सिद्धांत हैं। चीज़ों को आप जितना ज़्यादा देखेंगे, जितनी बार देखेंगे, उतने ही आपका नॉलेज बेहतर होता चला जाएगा और अप्लाइड क्वेश्चंस को आप करने के लिए सक्षम बन जाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।